मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे साथियों, और हमने पूर्व की कक्षा में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, भाव के आधार पर क्या होती है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास अच्छे से देखी होगी, लिखी होगी और पढ़ी होगी। अब ये दूसरी क्लास है आज की हमारी, वर्ण। तो हम पढ़ते हैं वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए, वर्ण हम पढ़ चुके थे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ह्रस्व। अब वर्णों में दो प्रकार के वर्ण पढ़ेंगे आपको, स्वर और व्यंजन। देखिए, आप वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े ही होंगे, तो उसी प्रकार से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। अच्छा, जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व माने छोटा स्वर, दीर्घ माने होता है बड़ा, प्लुत जिसमें बहुत ऊंचा। अभी होता क्या है गुरु जी, ह्रस्व आप कह दिए, ह्रस्व मतलब छोटा, इसका मतलब होता है लघु। अच्छा, अभी हम आपसे पूछें कि लघु का विलोम बताइए, गुरु होगा कि बड़ा? तो याद रखना, देखो, गुरु माने भी बड़ा होता है और बड़ा माने भी बड़ा होता है, लघु का विलोम दोनों होगा। लेकिन अगर विकल्प में गुरु है तो आप विकल्प लघु का विलोम गुरु लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमने बताया एक स्वर होते हैं व्यंजन। तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके, आगे देखिए, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये मुख्य होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, लेकिन मुख्य वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। आपको काहे गुरु जी, किसी को वर्ण को, अक्षरों को बोलने पर काखा गा 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 चा छा जा बोलने पर किसी वर्ण की आवश्यकता होती है। आप बोलिए का आ निकल रहा है पीछे, आप बोलिए गा आ निकल रहा है, लेकिन आप बोलिए ई तो ई ही निकलेगा, आप बोलिए ऊ तो ऊ ही निकलेगा, ए आई ओ आओ, तो यहाँ भी लफड़ा हो जाता है इनमें भी। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, बेध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से होती हैं, फ्री होती हैं, उच्चारित होने वाली ध्वनियों को स्वर कहलाती हैं। अर्थात दो परिभाषाएं होंगी। अथवा फिर देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए। बोले आ ई ऊ ए आई ओ अंग आहा। ठीक है, तो वाग यंत्र में कहीं स्पर्श तो नहीं किया। चलिए आगे, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कई किताबें लिखेंगी 9, कई लिखेंगी 13, लेकिन आप याद रखना 11। आप याद कितने रखना? 11, और 11 ही आपका सही होगा, 13 सही नहीं होगा। ये अभी हम बता देंगे काहे भैया 11 सही होगा 13 सही नहीं होगा। बस आप तो याद कर लीजिए कितने होते हैं स्वर। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। तो पूछेगा क्वेश्चन में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, आ ई ऊ री ए आई ओ और औ। अब कहेंगे अंग और आहा क्या होते हैं? लफड़ा है बाबू, अंग और आहा स्वर नहीं होते हैं, अंग और आहा स्वर नहीं होते। अभी आपको काम है कि अंग और आहा होते कहाँ हैं बताइए जी। किसी को आता है कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करिए और लिखिए। अच्छा, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो मात्राएं 10 होती हैं। अब गुरु जी कैसे 10 होती हैं? तो पढ़ा होगा, छुट्टे आ का कच्छु नहीं, बड़ो आ का डंडा, हल्की की एकदम गोड़ी, बाड़ी की पच्छम गोड़ी, इस प्रकार से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वही तो मात्राएं 10 होती हैं। आ की तो छोटी मात्रा की मात्रा ही नहीं होती है, तो 10 मात्राएं होती हैं। यही छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो एक बार पूछ लेंगे, स्वर कितने होते हैं? 11। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये छोटे छोटे आपको लग रहा है ये क्या होगा महाराज, अरे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो बुझाते हैं, सॉरी समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, भोजपुरी भी थोड़ा थोड़ा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं व्यंजन पे, समझ में आ रहा है कि नहीं?
व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। जो स्वरों के सहयोग से उच्चारण करें वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, मतलब जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण को साथ लें, और वो अन्य वर्ण क्या होते हैं? वो अन्य वर्ण होते हैं स्वर। वो अन्य वर्ण क्या होते हैं? स्वर। बिना स्वरों की सहायता से कोई भी व्यंजन नहीं बोला। जैसे हम कहें का, तो का में आ गया, और वास्तविकता में जो का लिखा जाता है ना बाबू, अपन ऐसे लिखते हैं। अगर कोई कहे शुद्ध का लिखो, तो शुद्ध का होता है कै धन आ, कै में लगेगा हलंत, तो जब ये हलंत होती है तो आधा शब्द हो जाता है। आपको गुरु जी हम तो आधा का ऐसे लिखे हैं, अभी ये भी आधा का, ये भी आधा का है। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी है। हिंदी पढ़िए, हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है। सबसे सरल अगर दुनिया में कोई है तो है गणित, लेकिन लोगों को लगता सबसे कठिन है। ठीक है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब बताइए 33 हो गए, 11 गो स्वर हो गए, टोटल कितने हो गए? 44। तो हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? शब्द को सुनना, हिंदी में मूल वर्ण होते हैं 44, और हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52, और कुल वर्ण कितने होते हैं? तो बढ़ जाएगी संख्या, उसकी भी बात करें। लफड़ा इतना सरल नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं है कि पढ़ लो। 26 होते हैं, ABCDEFGXYZ कर दोगे। 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। गुरुजी खत्म हो गया ना बाबू, ये हिंदी है। हिंदी पढ़ के दिखाएं अंग्रेज, हम तो अंग्रेजी सीख ले, लेकिन अंग्रेजी हिंदी सीख के दिखाएं। तो व्यंजनों की संख्या देखते हैं भैया। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये पूछा गया है पुलिस के एग्जाम में कई बार, तो 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन होते हैं? तो 4 होते हैं। याद रखना कौन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। अब आप कहोगे गुरुजी आपने स्पर्श का ही नहीं बताया। स्पर्श 25 होते हैं, और ये लिखा है का से माँ, का से कम नहीं लिख देना। ये लिखा है कि का कबूतर से लेके माँ मच्छी तक होंगे, कैसे होंगे ये हम समझाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन 4 गो होते हैं, या, रा, ला, वा। इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए। अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, फलाना व्यंजन, जितने व्यंजन लिखवाएं, जितने स्वर लिखवाएं, क्लास में लिखे होने चाहिए आपके, जहाँ पढ़ते हो चिपके होने चाहिए। और उसका किसी दिन हमें फोटो भेजो, रजिस्टर का फोटो अगर बनाते हो तो भेजो, हम उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 गो होते हैं। शा, वा, शा, सा, सा, हा, वाह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सा, 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 हा। इसमें अच्छा ये वा नहीं है बाबू, ये सा है, ये याद रखना। ये सा, ये सा, ये सा और हा, वाह नहीं आता है। या वार अला तो अंतःस्थ में आ गया। सा, 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 हा आता है, गलती है, ध्यान रखना। शा, सा और हा, तो यहाँ ये वो नहीं है, ये वाव की नहीं है, काटो इसको। इसके ये पेट चिरा सा, संयम का सा बोलते हो आप, जैसे वही है। चलिए, स्वर की परिभाषा हमने पढ़ा दी। बेवर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, और हम अब आगे आने वाले 10 मिनट में 15 में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शर्त एक है कि जब वर्गीकरण पढ़ें तो हम जैसे मुख की आकृति बनाएं वैसे ही आप बनाएं। बैठिए अभी थोड़ी देर। पहला देखिए, पहले तो हमने बांटे कितने आधार पे? 5 आधार पे। अभी आपसे पूछेगा नहीं कितने आधार पे होते पहले तो, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, पहला लिखिए उच्चारण अवधि के आधार पर। अभी उच्चारण अवधि क्या होती है अभी समझ में आएगा। दूसरा डालिए ओष्ठ आकृति के आधार पर। तीसरा डालिए जिह्वा आकृति के आधार पर। चौथा डालिए मुखाकृति के आधार पर। पांचवा डालिए नासिका के आधार पर। ठीक है, पांचों हो गए। अब चलिए पहली हेडिंग लगाइए उच्चारण अवधि के आधार पर, या इसी को होता है मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, या इसी को कहते हैं मात्रा में लगने वाले समय। अब हम सामने भी आ गए होंगे, दिख रहे होंगे आपको, दिखने लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ गए इसलिए क्योंकि यहाँ समझाना है। क्या करना है? समझाना है। ठीक है, हमारे चेहरे पे मत जाना, वो चेहरा काला ही है तो काला ही दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। देखिए देखिए रूम हमारा यहाँ पीछे मैप ऐप लगे हैं, बाकायदा पढ़ने की सामग्री भी रखी हुई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ मात्रा या समय के आधार पर लगने वाले, देखिए पहले क्या है। हाँ चलिए इसको हम यहाँ से हटा दें तो ये बार बार उंगली दिखाएगा आपको। हाँ चलिए पहले मात्रा पहला होता है इसमें, देखिए ह्रस्व या लघु, या इसी को होता नहीं छोटा,
छोटा या एक मात्रिक या मूल स्वर, ऐसे ही लिखिए। पहले होते हैं इसमें लघु स्वर, या इन्हीं को कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा वाला स्वर, या इन्हीं को कहते हैं मूल स्वर। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर। ये को 4 होते हैं, आ ई उ री। पहले तो आपको स्वर पता होने चाहिए, आ ई उ ए आई ओ और बीच में ऋषि का ये भूल गया। तो छोटे स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर गुरु 4 होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि लघु स्वर, छोटे स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? आप कह देना सर 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब तो आपसे क्वेश्चन एक तैयार हो गया, लघु ह्रस्व एक मात्रिक मूल स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4। कितने होते हैं? बोलिए 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आ ई उ री, आ ई उ री। आगे देखिए, अब आता है दीर्घ गुरु या बड़ा या द्विमात्रक या संधि स्वर कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ये थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब है, आ और ई कोमा करिए। तो देखिए, आ बड़ा जिसे कहते हो, आ से आम, ई से इमली, इमली नहीं, ई से ईख वाला ई, इमली वाला तो छोटे में आता है। ईख बड़ा ऊ से ऊन, ए आई ओ और औ। यहाँ भी खेला होगा, आपसे पूछेगा संधि स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे गुरु संधि स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे बड़े छोटे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और औ। अच्छा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो आप देख लीजिए। आगे होते हैं प्लुत स्वर। क्या होते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 8 होते हैं। आप कहोगे गुरुजी कौन होते हैं? बस याद रख लीजिए, प्लुत स्वर 8 होते हैं, क्योंकि हिंदी की चीज नहीं, संस्कृत की इतनी पूछेगा प्लुत स्वर होते हैं कि नहीं, कह देना 8 होते हैं। कितने कह देना? 8 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत समस्या? छोटे स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 4। छोटा आ, छोटे ई, छोटा उ, ऋषि। बड़े स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर कितने होते हैं? द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं? 7 को। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ और औ। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8। क्या गुरुजी कहानी निपट गई? नहीं निपटी, अभी नहीं निपटी। अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? लघु स्वर क्या होते हैं भैया? अच्छा, बेस्वर, चूंकि उच्चारण के आधा बचा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। अभी नहीं समझाएंगे हम, बस आप रटिए, अभी 1 मिनट रुकिए फिर बता दें। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। आगे क्या है देखिए, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। अब पढ़िए दीर्घ स्वर। अब हम फिर वापस जाएंगे। बे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? बस अब आ जाइए। तो आपने इतना तो लिख लिया होगा, पढ़ लिया, आप समझते हैं चीजों को। देखिए समझिए, लिखने से कुछ नहीं होता है, लिखने में क्या, स्क्रीनशॉट मारिए, याद कर लीजिए, जो मूल चीजें लिख लीजिएगा। मूल हम बता देंगे क्लास के रिवीजन में, लास्ट में देखिएगा आप। ह्रस्व स्वर इसने कहा कि जिनको बोलने में कम समय लगता। अब आप बोलिए साथ में, मोबाइल ऐसे रख लीजिए, टिका लीजिए। आप बोलिए आ, फिर बोलिए बड़ा आ। अब ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना आ, फिर बोलिए ई उ ए आई ओ आओ। अच्छा बताइए, अब आप सोचिए, जब आप पढ़ रहे थे आ या छोटा आ कह रहे थे, छोटा आ अंतर है, बड़ा आ थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वो बड़ा ऐसे कहा नहीं जाता ना बेटा। जब हिंदी शुद्ध पढ़ोगे ना तो पढ़ा जाता आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ अंग अहा का के खे गे घे चे छे जे झे। ये शुद्ध पढ़ने का तरीका हिंदी में, ठीक है। चूंकि व्यंजन पूरे का नहीं बोला जाता, लेकिन चूंकि हर जगह यही होता है, शुद्ध व्याकरण टीचर से पूछोगे यही बता देगा हिंदी वाला। तो ठीक है, मूल स्वर देखिए इनको बोलने में आ ई उ ऋषि, कम समय लगा। अब देखिए ऐसे दीर्घ स्वर में बोलोगे आप तो आ ई उ ए आई ओ औ, समय ज्यादा लग रहा है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में स्वरों की तुलना में, लघु स्वरों की तुलना में ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, द्विमात्रक स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से कम समय लगता है वो भी दीर्घ होते हैं। देखिए इसमें आ ई उ ए आई ओ और आउ, लेकिन इनके भी दो वर्गीकरण कर दिए, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। लफड़ा पे लफड़ा है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना सजातीय स्वर। एक पेज में लिख के टंग, देखिए ये जैसे लिख के टंगा है हमारे यहाँ, देखा ये टंगा, ये ले लीजिए। नहीं आते हैं तो छोटे छोटे पीस काट लीजिए और चिपका लीजिए। नहीं आता, एक 10 रुपए की कॉपी लिखिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। इतना 10 रुपए का इतनी सी कॉपी बना लीजिएगा हिंदी की,
इतनी सी 20 रुपये 25 रुपये वाला नोट बन जाएगा, बहुत से बच्चे बनाए शॉर्ट में। अब एक बार जब शॉर्ट रिवीजन कराएंगे तब ट्रिक 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 सिर्फ कैसे पढ़ते हैं एक बार पहले डिटेल सिलेबस कर लें। अब देखना ओष्ठ आकृति के आधार पर, जो होंठ है ना, होंठ, इसको कहते हैं ओष्ठ, इसके आकार पे कैसे बनेंगे तो ये देखते हैं आगे। चलिए, ओष्ठ आकृति के आधार वृत्ताकार स्वर, वृत्त जानते हो कि नहीं, गोला, कैसे ये होता है वृत्ताकार स्वर। देखिए ये गोल, ये गोल, ऐसे गोल, अब ऐसे बनेगा वृत्ताकार स्वर। देखिए क्या कह रहा है, वे स्वर जिनकी, हे महाराज तुम यहाँ आओ, वे स्वर, चलो ऐसे हटो, अब आओ, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। गोल हो जाए कैसे, पढ़ो, ऊ ऊ ओ औ। देखो हमारा मुख देखना, आप बोलो, फिर शीशे में देखना है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देख रहे हो, बड़ा ऊ, देखो बन गया गोल, ओ आओ, खुद करके देख लो गधो, हंसो नहीं हमें देख के बेवकूफो। फीलिंग आ रही होगी कुछ और, जैसे कैसा मुंह बन रहा है, समझ रहे हैं तुम लोगों को। हम लोग भी समझते हैं सही। देखा ये डॉक्टर वाला, डॉक्टर 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 वाले में ऐसी होता है, डॉक्टर में ये, तो ये ओ होता है, ये वृत्ताकार स्वर में आता है लेकिन गिना नहीं जाता है, ये विदेशी स्वर। मंगा लिया, आओ तुम विदेश से मंगाते हैं ना चीजें। तो वृत्ताकार स्वर समझ लिए, वे स्वर जिनके उच्चार में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ऐसे याद नहीं होगा, रखते ऊ ऊ ऊ आओ ऊ ऊ ना, पढ़ो ऊ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ओ आओ, मुख्य आकृति से आराम से क्लियर हो जाएंगे। आगे चलिए, अब कह रहा आवृत्ताकार स्वर, तो आ माने नहीं वृत्ताकार, जिनका आकार गोल ना बने, तो बे स्वर जिनके उच्चार में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर फैली रहती है वृत्ताकार स्वर कहलाते। जैसे पढ़ देखना, हमारे चेहरे को ध्यान से देखो, आ, चेहरे को नहीं देखना कर दो, होठ देखो, आ ई ऋषि ए आई, कुछ हो रहा। अब देखना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ, आया आगे ऐसे आ रहा, आओ ओ आओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वृत्ताकार स्वर हो गए। जिनमें नहीं आए अवृत्ताकार। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना, हम पढ़े आ अवृत्ताकार, ई अवृत्ताकार, ऊ बना थोड़ा वृत्ताकार, ऋषि नहीं बना अवृत्ताकार, ए आई नहीं बना, ओ औ बन गया। तो ऊ अब कैसे याद रखो, अरे कुछ नहीं है, जिनकी आकृति 3 के समान हो, ऐसे ना कहेंगे हम, ये तो 3 जैसे लिखे, ऊ ओ औ 4 को होते हैं, याद कर लीजिए वृत्ताकार। ट्रैक कुछ ना होता, मुख से ट्रैक है, नकल ले जाना, नकल ये पुलिस के पेपर है, नकल ले जाओगे। आगे वृत्ताकार स्वर बताइए, भूल गए, मास्टर वर्ड सिखाया था, कैसे सिखाया था, पढ़ो, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वही एग्जाम में मारे कंटाप पे खींच के, पेपर तो घर पे पढ़ के नहीं है, कोई नहीं दिक्कत, बना लेना, ऊ देख लो, मुँह बोला वृत्ताकार है, मास्टर नकल दिया था साथ में, देखो नकल दे रहे हैं आपको। अब जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, ये जीभ बड़ी दिक्कत है, इस जीभ में हड्डी नहीं होती है, भरोसा करो, इस जीभ में इतनी ताकत होती है कि आपके शरीर की 206 हड्डियां तोड़वा सकती है, और इस जीभ में इतनी ताकत होती है कि आपके शरीर की 206 हड्डियों पर अच्छे से तिलक मंदरा लगवा के भोजन वोजन बढ़िया मिठाई दिलवा सकती है। और है जीभ का कमाल, इसलिए इस जीभ को बड़े सहेज के रखो, एक काम करती है अच्छी, देखिए क्या करती है। जीवा की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता मतलब कार्य करने के आधार पर स्वर कितने प्रकार, 3 स्वर होते हैं, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, आगे वाली है, बीच वाली और पश्च वाली। हाँ 3 जगह से बोलेगी, देखो अब बोलते हैं, बोलिए, ई ऋषि ए आई, बोल लिया, आ, अब बोलिए, आ ऊ ओ आओ। जब आप बोल रहे हैं ई, देखो ई आगे वाली जीभ काम करेंगी, ए आए, दांतों में लग रही, ले जा, और मध्य में आ, कोई अंतर नहीं जीभ को, मध्य वाला भाग काम करेगा, पश्च वाला भाग जीभ का पीछे वाला भाग, आ ऊ ओ आओ, कोई काम नहीं। तो आगे वाली ई ऋषि ए आई, आ कुछ नहीं, बड़ा आ, तो अब बड़ा आ कहोगे तो बा और आ हो गया ना, तो दिक्कत होगी, आ ऊ ओ और आओ। चलिए आगे तो हो गए। अग्रस्वर क्या होते हैं, कुछ नहीं, बकवास है आप सब। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्रस्वर कहलाते हैं। ई ऋषि ए आई होता है, ई ऋषि ए आई होता है। पश्च स्वर क्या होते हैं, तो पश्च स्वर इसकी ट्रैक हम बता देंगे, नहीं होंगे याद तो। मध्य स्वर में क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है आ कहलाता है, ठीक है।
और पश्च स्वर क्या होते हैं? बे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, उ, ओ, औ। तो याद रखना पश्च स्वर बे सभी स्वर होते हैं जिनकी आकृति 3 के आकार की होती है। देखो त्र का 3 लिखो, 3 ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? देखो 3 ऐसे लिखते हो कि नहीं? इसमें बड़े आ का डंडा छोड़ दो, ऊ 3, बड़ा ऊ कर दो, ऊ 3 लिखा, एक डंडा एक मात्रा, फिर 3 लिखा, एक डंडा 2 मात्राएं, सिर्फ छोटे आ को छोड़ के, छोटा मध्य होता, शेष अग्र में चले जाते हैं। 3 की आकृति वाले पश्च स्वर कहलाते हैं, इसलिए हमने पश्च स्वर को तीसरे नंबर पे मिला। मच्छर आया था, मार दिया, नहीं तुम्हें काट लेता। अब मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर, अब पक गए हो गए, 20 मिनट हो गए, चलो कर लें, क्या कहते हो? कर लेते हैं, चलो। 4 प्रकार के स्वर होते हैं, समृत स्वर, असमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ठीक है, समृत स्वर क्या कहलाते हैं? ई उ ऊ ऋषि, अर्धसमृत ए ओ, विवृत आ, अर्धविवृत आ ए ओ आओ। ये देखिए पढ़िए क्या है, मुखाकृति, मुख कितना खुलेगा, तालु की स्थिति क्या होगी उसके आधार पे है। समृत मतलब होता है वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है। वृत्त के समान बंद सा कैसा रहता है? वृत्त तो पूरा बंद रहता है, छोटा कहाँ खुला? ये बन गया वृत्त, नहीं खुला। वृत्त के समान बंद सा रहता है, बंद सा रहेगा लेकिन हल्की खुल जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये कह देगा ना 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 ये कट गया बीच वाला भाग, इसको रबड़ से इरेज कर दे, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो कट गया। हल्का सा खोल दिया कि नहीं खोल दिया, देखो ये सब है रे मोबाइल में, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें क्या है, ई उ और ऋषि, ई उ और ऋषि, समझ गए कि नहीं समझ गए? अर्धसमृत स्वर क्या होता है? बे स्वर जिनके उच्चारण मुख्य समृत स्वरों की तुलना में आधा सा बंद रहता, आधा बंद रहेगा, ए और ओ बंद रहेगा। अब विवृत में क्या? खुल जाएगा। तो विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। बे स्वर जिनके उच्चारण मुख पूरा खुल जाए, चिल्लाओ आ, छोटा आता ना खुलेगा, आ बड़ा, बड़े में बड़े खुलेगा। अर्धविपरीत क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण मुख विवृत स्वर की तुलना में आधा और अर्धसमृत तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है। तो आ, ए और आओ, इनको याद कर लीजिए। थोड़ा कठिन है, समझ में कम आए होंगे। अब नासिका के आधार पर हैं ये सब, अब कल देखते हैं। क्लास 3 है, थोड़ा सा पहले छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। पढ़िएगा, याद रखिएगा, इनको करने के आपके तरीके होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, पंखों से उड़ान नहीं होती। एक बात याद रखना, आप चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए। चलना आपको है, जीवन आपका है, भविष्य आपका है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है। हम तो पढ़ा देते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है। पढ़ लोगे तो व्यूज आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो आप जानिए, हम तो अपना रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। कल संडे है तो ऑफ रहेगा, रिवीजन करिए दोनों क्लास का, मंडे से पुनः मिलेंगे।